मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनिटरी मेथड, जो कि क्लास 6 के लिए है। इसमें हम लोगों को क्या करते हैं वो मैं आपको बता दूं। सपोज हमें पता है कि 10 पेंसिल्स अगर हम खरीदेंगे तो हमें 50 रुपए लगते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि 7 पेंसिल खरीदेंगे तो हमें कितना दाम लगना है। तो इस तरह के सवाल को आप यूनिटरी मेथड की सहायता से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें हम लोग करते क्या है, देखिए हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल। तो 10 पेंसिल का कॉस्ट आपको पता है 50 रुपीज है। तो आपसे पूछा जाए कि अगर हम एक ही पेंसिल लेना चाहें तो हमें कितना पैसा देना होगा। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेंसिल्स। हमने 50 रुपए में 10 पेंसिल लिया था, तो 1 रुपए में 50 बटे 10। यहाँ से आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 5 रुपए। तो हम बोल सकते हैं कि एक पेंसिल का जो दाम है वो 5 रुपए है। अब आप एक पेंसिल का दाम आपको पता है, तो आपको जितना भी पेंसिल लेना है आपको उसका कॉस्ट आसानी से पता चल जाएगा। सपोज हमें 7 पेंसिल का कॉस्ट पता करना है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स। आपको क्या करना होगा, सिंपली 7 × 5 = 35 रुपीज। तो इस तरह से आप अगर एक गुड्स या एक कोई भी सामान है, वस्तु है, उसका दाम आप पता कर लेते हैं, तो फिर हमें अपने मनचाहे नंबर ऑफ गुड्स के लिए जितना भी हमें खरीदना हो उसका दाम हम पता कर सकते हैं। इसी तरह सपोज हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज आपसे बोला जाए कि 1 डजन बनाना का कॉस्ट, या कोई भी फल है या कुछ भी आइटम है वो 1 डजन है, तो उसका जो कॉस्ट है वो सपोज 36 रुपीज है। तो आपसे बोला जाएगा कि हम 8 बनानास लेना चाहे, 8 पीस बनानास लेना चाहे, तो आपको क्या पैसा देना होगा दुकानदार से। तो आपको पता होगा कि 1 डजन जो होता है वो 12 पीस के बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 12 पीस बनाना का जो कॉस्ट है वो कितना है, 36 रुपीज। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 पीस बनाने का कॉस्ट होना चाहिए। तो 1 पीस का कॉस्ट ऑफ 1 पीस क्या होगा हमारे पास, 36/12। तो 12 का टेबल में 3 टाइम्स, मतलब कि 1 पीस बनाना का दाम है 3 रुपए। अब आपको कितना बनाना चाहिए था, 8 पीस। तो 8 पीस बनाने का कॉस्ट हो जाएगा 8 × 3, दैट इज इक्वल टू 24 रुपीज। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं उसे आप ध्यान दीजिए। हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स जब ज़्यादा थे और उसका दाम पता था, तो जब एक वस्तु का, एक आइटम का रेट निकालना है तो हम उसमें डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ आइटम से। ठीक है, अब एक वस्तु का दाम हमें जब पता चल जा रहा है, तो जब अधिक वस्तु का दाम निकालना है तो उसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है क्या, कि अगर वस्तु कम होंगे तो हमें डिवाइड करना होगा उसका रेट निकालने के लिए, और वस्तु ज़्यादा होंगे, गुड्स ज़्यादा होंगे, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो आइए अब इस चैप्टर से रिलेटेड हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं और इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसे क्लियर करते हैं। हमारा पहला सवाल है आज का, इफ द कॉस्ट ऑफ 14 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 1890, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 मीटर ऑफ क्लॉथ। क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, वो आपका है 1890 रुपीज। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हमें 6 मीटर क्लॉथ का ही जरूरत है तो कितना दाम लगना है। तो 6 मीटर क्लॉथ का दाम निकालने के लिए हमें क्या पता करना होगा, सबसे पहले पता करना होगा 1 मीटर क्लॉथ का दाम क्या है। तो हमें फाइंड करते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, वो आपका क्या निकलेगा, तो टोटल रेट डिवाइडेड बाय टोटल मीटर ऑफ क्लॉथ। 14 मीटर हमारे पास था पहले। अब इसे आप डिवाइड कीजिए, 7 × 2 = 7 × 2 = 40, 7 × 7 = 20, 270/2
और ये आपका डिवाइड हो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा बोले तो 135 रुपीज। तो ये क्या है आपका 1 मीटर क्लॉथ का रेट है 135 रुपीज। अब हमें जरूरत कितना है, तो 6 मीटर क्लॉथ है, तो कॉस्ट ऑफ 6 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू, तो हमें क्या करना होगा 6 इंटू 135, तो आपका कितना आ जाना है यहाँ से 33 42 420 रुपीज आपको लगना है 6 मीटर क्लॉथ का। ठीक है सबसे पहले हमें 1 मीटर क्लॉथ का दाम फाइंड करना है, उसके बाद हमें जितना भी मीटर खरीदना है उस 1 मीटर के रेट से आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही आसान है। हम और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। 12 men can work a field in 25 days. In how many days can 20 men work the same field? क्या बोला जा रहा है कि 12 आदमी मिलके आपको खेत में कोई काम करते हैं जिसमें उसे 25 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये सोचना है कि 12 आदमी किसी काम को कर रहे हैं तो उन सारे लोगों को 25 दिन लग रहा है। अगर उसी काम को केवल एक ही आदमी करे तो हमें क्या कम समय लगेगा या ज़्यादा समय लगेगा? तो आप बोलेंगे सर एक आदमी अगर उसी काम को करेगा तो ज़्यादा समय लगेगा, तो हम क्या लेके आएंगे एक आदमी अगर उसी काम को करे तो हमारा जो समय है वो 12 गुना लग जाएगा। ये हम लोग मानते हुए चलते हैं कि 12 आदमी अपने हर आदमी का जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल है, सब एक तरह के काम कर रहे हैं और एक ही जैसा काम कर रहे हैं। तो एक ही आदमी अगर उसी काम को करे तो उसे 12 गुना टाइम लग 25 गुना टाइम लग जाएगा। तो एक आदमी को इतना समय लग रहा है, तो यहाँ से कितना दिन आ जाएगा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 12 66 और ये 30, बोले तो 300 डेज उस आदमी को लगेगा अगर अकेला वो काम करे। तो हमसे पूछा जाता है कि 20 men जो है वो कितने दिन में, सॉरी हाउ मेनी डेज, हाँ 20 आदमी अगर इसी काम को करे तो कितना दिन लगेगा? अब देखिए एक आदमी को काम करने में 300 दिन लगते हैं, 300 डेज। 2 आदमी आएगा तो थोड़ा सा कम समय लगेगा, 3 आदमी आएगा तो और थोड़ा सा कम समय लगेगा। तो हमारे पास 20 आदमी आ गए, तो अब कितना समय लगेगा? तो जितना समय पहले लग रहा था डिवाइडेड बाय 20, तो यहाँ से आपको आ जाना है 15 डेज। मतलब अगर 12 आदमी उस काम को करेंगे तो 25 दिन लग जाएगा, और इस 12 आदमी में हम लोग 8 आदमी और बढ़ा दिए, मतलब 20 आदमी हो गया। अब वो काम 15 दिन में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सवाल को आपको अच्छे से समझना है। तो अभी तक हमने रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड को देख लिया है। अब इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ सवाल को भी देख लेते हैं। तो हमारा पहला सवाल है 2 numbers are in the ratio 3:5 and their sum is 96. Find the large number. क्या दिया हुआ आपके पास? 2 नंबर है, तो सपोज हम मानते हैं फर्स्ट नंबर जो आपका है वो है 3x और जो सेकेंड नंबर है वो है 5x। क्यों? क्योंकि इनका रेशियो दिया हुआ है 3:5 का। ठीक है, अब दोनों का सम कितना दिया हुआ है? सम ऑफ नंबर वो आपका दिया हुआ है 96। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो बड़ा नंबर कौन सा होगा, लार्जर नंबर कौन सा होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का सम ही 96 के बराबर है। अब ये एक इक्वेशन की तरह बन गया है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो हमें x का कुछ वैल्यू मिलना है, वो क्या मिलेगा देख लेते हैं। x इक्वल टू 96/8, 8 के टेबल में 12 टाइम्स, तो x का जो वैल्यू आया है वो 12 आया है। ये हमारा नंबर नहीं है, ये हमारा x का वैल्यू है। तब अब हमें क्या करना है, तो जो फर्स्ट नंबर था हमारा वो क्या है 3 × x, मतलब 3 × 12 36, और जो सेकेंड नंबर है वो है हमारा 5 × 12 = 60। तो दोनों में बड़ा कौन सा है? 60 बड़ा है, तो हमें यही फाइंड करना था। अब देखिए एक सवाल, एक बात को आप यहाँ ध्यान दीजिए कि हमने 3x और 5x क्यों माना है। आपको दिया हुआ है
कि नंबर जो है वो अपने मिनिमम लोवेस्ट फॉर्म में है रेशियो में 3:5। तो कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा नंबर है वो आपका 36/60 था और इसे हमने लोवेस्ट टर्म में चेंज किया जो कि 6 से डिविजिबल है 6 टाइम्स और ये 10 टाइम्स और फिर ये 3 और ये 5, तब हमारा लोवेस्ट टर्म आया है 3:5। तो हमने जो इसे डिवाइड किया है 6 और 3 से, सॉरी 6 और 2 से, मतलब कि ये 12 से डिवाइड होने के बाद इतना आया था। तो जो 12 हमारा फैक्टर है उसे हमने पता नहीं था तो x के रूप में मान दिया। ठीक है, तो x लेने के पीछे जो कारण है उम्मीद करता हूँ आप समझ गए। हमारा नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ अ प्रोपोर्शन आर 12, 21 and 8। फाइंड द फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या है पता नहीं, लेकिन ये आपसे बोला गया है कि ये सारे नंबर प्रोपोर्शन में है, समानुपात में है। तो हमें क्या निकालना है फोर्थ टर्म, तो उसे हम x मान लेते हैं। तो आप उस फॉर्मूले को यूज कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। हमने बताया था, उसे आप फॉलो कीजिए। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो हमारा एक्सट्रीम टर्म कौन सा है 12 इंटू एक्स और मीन टर्म है 21 इंटू 8। तो x का जो वैल्यू आएगा 21 इंटू 8/12। तो कितने टेबल से आप काट सकते हैं, 4 से काटिए, 3 बार में और ये 2 बार में, 3 के टेबल में 1 बार में, ये 7 बार में। तो x का जो वैल्यू आया है वो आया है 14। ठीक है, ये आसान सवाल था, इसे मैंने पहले की क्लास में बता दिया है। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, उसे देखते हैं। इफ 57 रेशियो x proportion to 51 रेशियो 85, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अभी जिस तरह हमने सवाल बनाया सेम उसी तरह का है, बस जो पोजीशन है नंबर का वो चेंज है। तो सेम प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 85 इंटू 57 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 51 इंटू एक्स। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 85 इंटू 57 डिवाइडेड बाय 51। तो 17 के टेबल में ये 3 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में। अब ये 3 के टेबल में 1 टाइम्स में और 3 के टेबल में ये कितने बार कट जाएगा 3 1 जा 3, 3 9 जा। तो 19 इंटू 5 आप कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 95। ठीक है, तो जो हमारा x का वैल्यू आया है वो है 95। हमारा नेक्स्ट सवाल है इन कवरिंग 148 किलोमीटर अ कार कंज्यूम 8 लीटर ऑफ पेट्रोल। 8 लीटर पेट्रोल अगर हम देते हैं किसी कार को तो वो 148 किलोमीटर तक जाएगी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम उसे 10 लीटर पेट्रोल दे देंगे तो वो कितने दूर जा सकती है। तो इसे हम यूनिटरी मेथड किससे सॉल्व करेंगे, तो 1 लीटर पेट्रोल में वो कितने दूर जाएगी आपको वो फाइंड करना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 लीटर पेट्रोल के लिए आप क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 लीटर पेट्रोल। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल जो हमारा पेट्रोल है वो, तो 148/8। यहाँ से आपका लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे तो क्या आने वाला है 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 68। 8 का टेबल में 68 आता है क्या, नहीं आता है। 148/8
4 के टेबल में काटेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 और ये 2 के टेबल से काटेंगे तो हमारा 18.5 आ जाएगा। मतलब कि 1 लीटर पेट्रोल में वो 18.5 किलोमीटर जा सकता है। तो हमारे पास 10 लीटर पेट्रोल है, तो 10 लीटर पेट्रोल में वो कितने दूर जाएगा, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा 100। तो 18.5 किलोमीटर को आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आएगा 185 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए कम पेट्रोल था तो कम डिस्टेंस हुआ, ज़्यादा पेट्रोल हुआ तो ज़्यादा डिस्टेंस हुआ। तो उम्मीद करता हूँ इन सारे सवाल को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सब यूनिटरी मेथड को अच्छे से समझ गए होंगे। अभी मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए और इस चैप्टर में हो सकता है आपको बहुत सारे कन्फ्यूज़न हों। तो जो भी आपको कन्फ्यूजन्स होता है वो आप हमें कमेंट कर बॉक्स पे कमेंट कीजिए या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्लास जो होने वाला है वो ट्रायंगल्स चैप्टर को फॉलो करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कंटिन्यू पढ़ते रहिए, चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।